तो दोस्त, क्या आप जानते हैं कि रजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कुछ लोगों को लगता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस फिर तो सेम होंगे। तो भाई पहले तो एक बात क्लियर कर लो, रजिस्टिविटी को अनदर नेम से जाना जाता है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो रजिस्टिविटी से अलग होता है। तो कंक्लूजन ये है कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी है, हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है। तो यहीं से कुछ मन में बातें आती हैं, जैसे कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम है। तो अभी भी हमने बात की कि भाई नहीं, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम नहीं है। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या फर्क होता है ये हम बात करेंगे अपनी आज की वीडियो में। और बात करेंगे कि क्या सारे मटेरियल्स जैसे मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एक्सेट्रा की रेजिस्टिविटी हमेशा बढ़ती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि रजिस्टिविटी हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो हमारी रजिस्टिविटी भी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मन में ये आया कि क्या रजिस्टिविटी हमेशा बढ़ेगी। जैसे कभी मेटल होगा, मटेरियल तो भाई कोई भी हो सकता है, कभी मेटल होगा, कभी सेमीकंडक्टर होगा, कभी इंसुलेटर होगा, तो क्या रजिस्टिविटी हमेशा बढ़ेगी? क्योंकि हमने एक पार्ट पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है। और हम बात करेंगे कि रजिस्टिविटी की हेल्प से हम मेटल और अलॉय में फर्क बता सकते हैं, यानी कि हम चूज कर सकते हैं कि ये मेटल है और ये अलॉय है। किसके बेसिस पे? रजिस्टिविटी के बेसिस पे। तो यही सारा डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, वो टॉपिक है हमारा कि रजिस्टिविटी का या रजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, पहले तो इन्हीं की बात कर लेता हूं। जैसे पहला है, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो आंसर है नो। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है, रजिस्टिविटी अलग है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है और रेजिस्टेंस अलग है। तो बात आती है कुछ फर्क होता है दोनों में, तो हाँ फर्क होता है। तो पहला फर्क तो बस मैं आपको यही बोल दूंगा मेरे भाई, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम और रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। अब दोनों की यूनिट अलग अलग है तो ऑब्वियसली फर्क समझ आ गया कि दोनों ही अलग अलग क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे क्या सारे मटेरियल, ये वाला जो हमारा डाउट है ये क्लियर हो जाएगा आज के टॉपिक में कि भाई जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक ही यही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक है ये क्लास 12th का चैप्टर 3 का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक टॉपिक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। यानी कि जो रजिस्टिविटी है उस पर टेम्परेचर किस तरीके से डिपेंड करता है। क्योंकि हमने एक बार पढ़ा था कि भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने का, तो क्या हमेशा करता है? यही हमारा क्वेश्चन 2 में डाउट था। तो देखेंगे नंबर 1, द रजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड ऑन द नंबर डेंसिटी n, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द मीन कोलिजन ऑफ टाइम टाउ। यानी कि जो हमारे रजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, अब वो चाहे मटेरियल मेटल हो, फिर वो चाहे मटेरियल एलॉय हो, फिर वो चाहे मटेरियल सेमीकंडक्टर हो, तो जो हमारी रजिस्टिविटी हो डिपेंड करती है नंबर डेंसिटी पे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, और डिपेंड करती है मीन कॉलिजन टाइम, यानी कि जो कोलाइड होने में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लगता है, इन दो बातों पर। तो एक फॉर्मूला था रो इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूलाज देखो मेरे भाई आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू था एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। अगर याद हो तो वहां से निकला था रजिस्टिविटी का, ये रजिस्टेंस का फॉर्मूला था। और अब ये भी हमने सीख लिया कि रजिस्टिविटी अलग है, रजिस्टेंस अलग है। तो आपको इनको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस को भाई सीक्वेंस में देखो, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट रहती हैं। क्लियर है? तो रो इक्वल टू होता है एम एन ई स्क्वायर टाउ ए। इस फॉर्मूले को देखते हुए समझ आ रहा है कि जो रजिस्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है एम पर यानी कि मास पर, एन पर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर डेंसिटी बोल सकते हैं, ई स्क्वायर यानी कि चार्ज पर, और एवरेज रिलैक्सेशन टाउ
यानी कि टाइम पर। तो देखो m कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो तो वेरी करेगा नहीं, तो यहाँ वेरी कर सकता है एक एन और एक टाउ। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये बोला मेरे भाई कि जो रजिस्टिविटी है आपकी वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है एक तो नंबर डेंसिटी पर यानी एन पर, और दूसरा टाउ पर, क्योंकि यही दो चीज वेरी कर सकती हैं, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। बात समझ आई। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने पर इन दोनों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम स्टडी कर लेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने पर इन दोनों में ये फर्क पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मेटल्स में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा रजिस्टिविटी का। अलग अलग मटेरियल्स आएंगे हम। नंबर वन हमारा कौन है, मेटल। मेटल में क्या होता है, फॉर मेटल्स द नंबर डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। यानी जो आपके मेटल्स होते हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो ये मेटल्स होते हैं इनके अंदर जो एन होता है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर डेंसिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। यानी इनके पास तो वैसे ही भरमार होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, मेटल्स के पास तो मेरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, बहुत सारे होते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर ऐसा नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन और ज्यादा जाते हैं, पहले से ही होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसका, टेम्परेचर का। तो जब एन पे फर्क नहीं पड़ता तो रह गया अकेला टाउ, यानी रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ टाउ पर। किस पर डिपेंड करेगी, टाउ पर। ये बात समझ आ गई, क्योंकि भाई एन तो आपको इंडिपेंडेंट बोल ही दिया इन्होंने मेटल के अंदर की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपको एन है वो तो इंडिपेंडेंट हो गया टेम्परेचर के। तो अब बचा कौन, टाउ, क्योंकि दो ही चीजों पर रजिस्टिविटी डिपेंड कर रही थी, एक एन पर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और एक दूसरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर। तो आगे बात करते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने में मान लो कुछ एक्स टाइम लगता है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ते क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जल्दी से जाएगा। अब जल्दी से जाएगा इसका मतलब क्या है, टाइम घट गया, टाइम कम हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब हमें दिख रहा है कि रजिस्टिविटी जो टाउ है उसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाउ डिक्रीज होते ही रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। यानी कि हमारे मेटल्स के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो याद है ना जो ये क्वेश्चन था हमारा कि भाई क्या सारे मटेरियल्स में रजिस्टिविटी हमेशा बढ़ती है, तो सारे मटेरियल की तो नहीं पता मेरे भाई, लेकिन फिलहाल हम मेटल की जरूर कह देंगे कि मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है। अब सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो आगे हमसे बोला है कि एंड ऑल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेस। ठीक है, उनका वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, उनकी स्पीड इंक्रीज होती है, उनकी स्पीड इंक्रीज होने की वजह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटता है और आपकी रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है मेरे भाई, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। मैं पहले ही बता रहा हूं, जब भी मेरी वीडियोस देख रहे हो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, इस मेथड से पढ़ा रहा हूं कि एक नोटबुक लेके बैठो, पेन लेकर बैठो। मैं हर स्लाइड के बाद आपको टाइम देता हूं नोट डाउन करने का। पहले पूरा समझो, साथ साथ मत लिखो, पहले पूरा समझो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ो। क्लियर है, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। अब तो नोट डाउन हो गया, अब आगे बात कर लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज कर गया, क्योंकि वाइब्रेशन तेजी से होने लगा टेम्परेचर के इंक्रीज होते ही। अब आगे बोला गया है कि द मीन कोलिजन टाइम टाउ डिक्रीजेस, यानी कि जो मीन कोलिजन है, जो टाइम लग रहा था एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने में, वो डिक्रीज कर गया। अब उसके डिक्रीज करते ही क्या होगा, हेंस द रजिस्टिविटी ऑफ मेटल रो, यानी कि रजिस्टिविटी किस तरीके से डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। तो रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज किया, रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो वही किया है, द रजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, द रजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस एंड दी कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल, अगर रजिस्टिविटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी कम हो रही होगी, रजिस्टिविटी कम हो रही है कंडक्टिविटी बढ़ रही होगी। तो इन्होंने साथ में बता दिया है कि रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रजिस्टिविटी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं।
फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्टली मेटल्स के साथ, क्योंकि मेटल्स की बात हो रही है, रजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली इन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो रजिस्टिविटी है वो लीनियरली बढ़ती है। लीनियरली मतलब है थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा रजिस्टिविटी बढ़ती है, यानी ग्राफ लीनियरली मिलेगा। ठीक है, इन अराउंड एंड अबव द रूम टेम्परेचर, यानी जो ये बात हो रही है वो किसके आसपास हो रही है, रूम टेम्परेचर के आसपास, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर के आसपास होती है। इन सच केसेस रजिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर टी इज गिवन बाई, यानी कि इस टेम्परेचर पर, यानी कौन से टेम्परेचर पर जो ये बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर अराउंड एंड अबव द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के अराउंड और उससे थोड़ा सा अबव जो रजिस्टिविटी होगी किसी भी टेम्परेचर टी पर वो कितनी होगी। तो यहां पर इन्होंने एक एक्सप्रेशन दे दिया, कह सकते हो एक फॉर्मूला दे दिया जो कि आपको बताएगा रजिस्टिविटी कितनी होगी। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि रजिस्टिविटी इक्वल्स टू होगी रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये आपका फॉर्मूला हो गया कि रूम टेम्परेचर है उससे अबव किसी भी टेम्परेचर टी पर कितनी रजिस्टिविटी होगी। क्लियर है मेरे भाई? लेकिन अब आप लोगों के मन में बस एक बात आ रही होगी कि ये एक्सप्रेशन है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो टर्म यूज हो रहे हैं वो थोड़ा क्लियर नहीं है। तो वन बाय वन क्लियर करता हूं, ध्यान से समझना। ये आपकी रजिस्टिविटी है, क्या है आपकी रजिस्टिविटी, ठीक है, यानी कि रो नॉट जो है आपका वो है आपकी इनिशियल रजिस्टिविटी। भाई रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना टेम्परेचर के साथ साथ। अब मान लो किसी टेम्परेचर पे बात हुई, इतनी रजिस्टिविटी है, टेम्परेचर बढ़ गया तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो जो रो नोट है ये आपकी ओरिजिनल रजिस्टिविटी, कह सकता हूं ओरिजिनल जो पहले है, ओरिजिनल रजिस्टिविटी या बढ़ने से पहले की, तो ये हो गया ओरिजिनल रजिस्टिविटी। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है ओरिजिनल रजिस्टिविटी, बट मैं कह सकता हूं कि रो नॉट, अगर रो आपकी प्रेजेंट रजिस्टिविटी है तो पुरानी वाली रजिस्टिविटी रो नॉट हो गई। वन तो कांस्टेंट है, अल्फा टेम्प ये होता है कोफिशिएंट, अभी हम बात करेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो अल्फा एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट होता है, आगे बात कर लेंगे। टी आपका टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी रो है, ध्यान से समझना, टी टेम्परेचर वो है जिस टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी रो है। जहां नॉट नॉट लग रहा है ना, रो नॉट और टी नॉट, समझ जाओ पहले वाले की बात हो रही है। रो नॉट यानी रजिस्टिविटी पहले कितनी थी, टी नॉट यानी टेम्परेचर पहले कितना था। तो टी नॉट क्या हो गया, जब रजिस्टिविटी रो नॉट थी। टी नॉट टेम्परेचर कब है, जब रजिस्टिविटी आपकी रो नॉट थी। और टी कब है, जब टेम्परेचर आपका टी है तो रजिस्टिविटी कितनी है, रो है। तो बात समझ आई, यहां पर क्या बात समझ आई, फिर से समझा देता हूं कि आपका टेम्परेचर था टी नॉट, देखो ध्यान से कहानी बना रहा हूं समझना, आपका टेम्परेचर था टी नॉट, उस टाइम पर रजिस्टिविटी थी रो नॉट, तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया टी तक, तो टी नॉट से टेम्परेचर बढ़ा टी तक, तो रजिस्टिविटी रो नॉट से हो गई रो। अब पूछा किसी ने कितनी हो गई, तो भैया इतनी हो गई, रो इक्वल्स टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इनकी वैल्यू लगा दो तो आपको पता चल जाएगा रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी। फील आया, बिल्कुल क्लियर है? वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, यहां तक सारी बातें क्लियर है मेरे भाई कि आपने रजिस्टिविटी बता दी जब आपका टेम्परेचर टी है, टी नॉट से टी हुआ तो आपने बता दी रजिस्टिविटी इतनी होगी, जो ये एक्सप्रेशन आया है। आगे बात करते हैं। अब आगे हमसे बोला है वेयर रो नॉट इज द रजिस्टिविटी एट लोअर रेफरेंस, रो नॉट इज द रजिस्टिविटी ऑफ लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। तो मैंने भी वही बोला था कि जो रो नॉट है आपकी वो रजिस्टिविटी है जब आपका टेम्परेचर कितना आता है, टी नॉट। तो उन्होंने वही बोला है लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट है, यूजुअली 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना स्टार्टिंग वाला, वो 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। अब 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ने बढ़ना शुरू किया, यानी 25, 27, 28, 29, तो तब तक की ये बात कर रहा है। तो यूजुअली टी नॉट कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। तो जो अल्फा था वो कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी था, यानी उस एक्सप्रेशन में आपको सब कुछ समझ आ गया था, सिर्फ एक अल्फा रह गया था कि सर अल्फा क्या है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को देखूं तो यहाँ पे मुझे रो समझ आ गया था, रजिस्टिविटी टेम्परेचर टी पर है, रो नॉट समझ आ गया था, जो ये रजिस्टिविटी है वो इनिशियल वाली यानी टी नॉट टेम्परेचर पर है। टी नॉट आपका पुराना वाला टेम्परेचर था जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई बढ़ेगा, टी आपका वो टेम्परेचर था जो आपने चेक किया कि भाई टी नॉट से अब टेम्परेचर टी हो गया, बस बचा था अल्फा क्या है। तो अल्फा की बात अब हम करने वाले हैं। तो अल्फा क्या है, क्लियर है? तो इन्होंने बोला अल्फा होता है ये, यानी कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, अल्फा इज द
कोई कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब आपके मन में आता है सर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, या ऐसे समझा दो कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का क्या यूज है, क्या इंफॉर्मेशन देता है कि मान लो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दिया है तो इससे हमें क्या पता चले, हमें क्या पता चलेगा, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो बात करते हैं। ठीक है, ये कैसे आया थोड़ा सा फील करा देता हूँ, देखो ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या होता है, जो इनिशियल जो रो नोट होता है, जो आपका रो नोट होता है, तो जो चेंज इन रजिस्टिविटी होता है, रो नोट भी बोलूंगा नहीं, चेंज इन रजिस्टिविटी, जो आपका चेंज इन रजिस्टिविटी होता है, मैंने मान लिया डेल्टा रो है, तो चेंज इन रजिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है रो नोट पे, यानी आपकी इनिशियल रजिस्टिविटी कितनी थी। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर वो डिपेंड करता है रजिस्टिविटी कि आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना है। ठीक है, जो रजिस्टिविटी होता है आपका, जितना भी चेंज होना है आपकी रजिस्टिविटी में, कुछ किस बातों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक तो रो नोट पे, यानी आपकी इनिशियल रजिस्टिविटी कितनी है ये देखता है, और दूसरा देखता है आपने टेम्परेचर में कितना चेंज किया, बहुत ज़्यादा चेंज किया उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा रजिस्टिविटी में चेंज कितना हुआ, बहुत कम चेंज किया टेम्परेचर तो पता चलेगा रजिस्टिविटी में कितना चेंज हुआ। तो इन दो बातों पर डिपेंड करता है। क्लियर है पहली बात भाई, चेंज इन रजिस्टिविटी एक तो आपका इनिशियल रजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, और एक आपका चेंज इन रजिस्टिविटी उस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जो बदल रहा है। हमने ये नहीं बोला कि इनिशियल टेम्परेचर पर करता है फाइनल पर, नहीं, जितना बदला कितना चेंज हुआ उस पर फर्क पड़ता है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मैं कह सकता हूं जो चेंज इन रजिस्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो नोट और डेल्टा टी के। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं कि चेंज इन रजिस्टिविटी कंबाइन कर दिया सिंपल, यानी चेंज इन रजिस्टिविटी मेरा रो नोट पर भी डिपेंड करता है, यानी इनिशियल रजिस्टिविटी कितनी थी, और मेरा चेंज इन रजिस्टिविटी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हो। क्लियर है। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है फिजिक्स के अंदर किसी भी जगह से, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं किसी भी जगह से, तो उसकी जगह इक्वल रखा जाता है, और इक्वल रखने के साथ साथ एक कांस्टेंट भी आता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। याद है हमने वहां भी किया था, जब ओम्स लॉ प्रूव किया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमने जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो वहां इक्वल आने पर हमने लिखा था V इक्वल टू IR, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो सेम बात वही है कि जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है फिजिक्स के अंदर कहीं भी, और ये इक्वल बन जाता है, ये क्या बन जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल बन जाता है, तो अपने साथ ये कांस्टेंट देता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस केस में आता है अल्फा। ठीक है, अल्फा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेम सेम से लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीपी, और ये आपका अल्फा है, फिर से बता दे रहा हूं, ये क्या है आपका अल्फा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद आया। क्लियर है, तो अल्फा आ गया, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं अल्फा को। ठीक है, अब क्लियर है, तो अल्फा अब क्या हो जाएगा ई नॉट डेल्टा टी, यहां तक बात क्लियर है। तो ये आगे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू मैं निकालता हूं, यहाँ पे इधर लिख देता हूं, यहां तक बात क्लियर है। तो अल्फा मेरा आ जाएगा डेल्टा ई, यानी चेंज इन रजिस्टिविटी एज इट इज रहा, ई नॉट और डेल्टा टी इधर आ गया, ई नॉट और डेल्टा टी इधर आ गया, यहां रह गया आपका अल्फा, यहां क्या रह गया आपका अल्फा। बिल्कुल देख लो अच्छे से, क्लियर है। मैंने क्या किया, अल्फा निकालना है मुझे, तो मैंने वो जो डेल्टा ई है यानी चेंज इन रजिस्टिविटी वो एज इट इज रखा, मैंने यहाँ से रो नोट यानी कि जो इनिशियल रजिस्टिविटी थी टी नॉट टेम्परेचर पे जो भी स्टार्टिंग में थी उसे डिवाइड में पहुंचा दिया, डेल्टा टी भी डिवाइड में पहुंचा दिया, तो इक्वल के इधर कौन रह गया, अल्फा रह गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी रह गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, चेंज इन रजिस्टिविटी, चेंज इन रजिस्टिविटी मतलब क्या, पहले कुछ होगी बाद में कुछ होगी, तो बाद में होगी रो, इनिशियल थी रो नॉट, चेंज इन रजिस्टिविटी हो गया। अब यहाँ रो नॉट एज इट इज, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, बाद में हो गया टी, पहले था टी नॉट, पहले था इक्वल टू अल्फा। देख लो ध्यान से, पहले मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू लगा दी, चेंज इन रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, रजिस्टिविटी में हमारा उतना चेंज आएगा जो हमारा फाइनल रजिस्टिविटी है, जो इनिशियल रजिस्टिविटी है, माइनस कर दो भाई, फाइनल हमारी इतनी रजिस्टिविटी हो गई, इनिशियल हमारी ये रजिस्टिविटी, तो कितना चेंज हो गया, सब्सट्रैक्ट कर दो, हमें पता चल जाएगा भाई इतना चेंज हो गया। तो डेल्टा रो आ गया, रो माइनस रो नॉट, यानी कि फाइनल रजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रजिस्टिविटी, चेंज इन रजिस्टिविटी। रो नॉट ये आपकी थी इनिशियल रजिस्टिविटी, इस पर डिपेंड कर रहा था, वो तो हमने पहले फॉर्मूले से निकाली हुई है, हमने रो नोट लगा दिया है जेटी। अब बोला चेंज इन टेम्परेचर करो, तो हमने माना कि पहले टेम्परेचर टी नॉट था, बाद में टी हो गया, तो चेंज कितना हुआ, टी था टी नॉट हो गया, टी नॉट था टी हो गया, टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, तो अल्फा इक्वल हो गया। तो चेक करना भाई फॉर्मूला है कि नहीं है, रो माइनस रो नॉट, रो माइनस रो नॉट, रो नॉट रो नॉट, टी माइनस टी नॉट इक्वल टू अल्फा।
क्लियर है? तो एक तरीके से मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया फॉर्मूला कहाँ से आया था। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे आया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अभी टाइम दूंगा, जल्दबाजी मत करो, नोट करने का टाइम दूंगा, अभी बस समझो बात को। क्लियर है? तो आपको क्या पता चल गया, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इतना होता है, ठीक है। अब इन्होंने इसको अलग तरीके से लिख दिया, चेंज इन रेजिस्टिविटी को डीपी लिख दिया और चेंज इन टेम्परेचर को डीटी लिख दिया, 1/ρ एच लिख दिया। तो एक नया तरीका हो गया कि इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना डीपी क्या होता है, जो डेरिवेशन हम करते हैं डेल्टा पी, चेंज इन रेजिस्टिविटी, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी को डीपी लिख दिया और चेंज इन टेम्परेचर को डीटी लिख दिया। अब रो नॉट को तो कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो चेंज नहीं है ना, ये तो एकदम फिक्स है कि जो इनिशियल रेजिस्टिविटी थी, तो रो नॉट एज इट इज आ गया, तो एक और नया फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है? तो ये वाली बात हो गई कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहाँ से आया, मैंने समझा है ना। क्योंकि मैंने क्या किया था, पहले मैंने देखा था रेजिस्टिविटी इस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी इस पे डिपेंड कर रही है, वहां से मेरा कैलकुलेट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आ गया। अब बात आती है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहाँ से आया, वो क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो क्लियर है भाई, ऐसे करते हैं। अब बात आता है सर थोड़ा समझा दो, तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी से इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, उसका काम क्या है, वो बात करते हैं। देखो ध्यान से, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा, जो आपका ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी का अल्फा, में बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। तो क्या है इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर यूनिट रेजिस्टिविटी को हटा दो, पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ध्यान दे समझना क्या बोलना चाहता हूं, सिंपल भाषा में समझाऊंगा बहुत बिल्कुल ही, ठीक है। कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी अल्फा मे बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी आपका टेम्परेचर मान लो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो रेजिस्टिविटी कितना चेंज हुई, आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज हुई। आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा चेंज हुई। तो पर डिग्री सेल्सियस में कितनी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, इस बात को बताता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फायदा क्या है, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कम है तो हम समझ जाएंगे कि टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर पर डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो रेजिस्टिविटी में कम चेंज आएगा, चेंज तो आएगा, कम चेंज आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कम है। तो पहली बात समझ आए कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ने क्या इंफॉर्मेशन दी। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा बड़ा है। इस बात का मीनिंग ये है कि जब हम पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हमारा रेजिस्टिविटी में चेंज ज्यादा आएगा। थोड़ा सा फील हुआ, टेम्परेचर इधर भी कम, एक पर डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, रेजिस्टिविटी कम बदली, यहां भी पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ, यहां रेजिस्टिविटी ज्यादा बढ़ी। तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी कम बढ़ी, रेजिस्टिविटी ज्यादा बढ़ी, इसके बेसिस पे पता चलता है। मैं किसके बेसिस पे, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के बेसिस पे। क्लियर है? तो आइडिया हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या इंफॉर्मेशन देता है कि पर डिग्री सेल्सियस में कितनी रेजिस्टिविटी में चेंज आया। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। पहले ध्यान रखना, पहले ये वाला पार्ट लिखना था, फिर उसको मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है। ये फिर ये और फिर ये तो फॉर्मूला यहाँ से लिखा ही हुआ था, नोट कर लो। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक नोट डाउन हो गया। यानी कि जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी, यानी कि अल्फा, वो कितना है, डिफाइंड एज द रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे क्या बोला गया है कि द यूनिट ऑफ अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मेटल, अल्फा इज पॉजिटिव। यानी पहले तो बात कर लेते हैं यूनिट की, तो उन्होंने यूनिट क्या बोली, पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड कैसे आई, देखो अल्फा इक्वल्स टू क्या था, अल्फा इक्वल्स टू द चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी रो नॉट और टी माइनस टी नॉट, यही तो था मेरे भाई फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से पर डिग्री सेंटीग्रेड कैसे आ गया, देखो पर डिग्री सेंटीग्रेड कैसे आएगा, हमें अल्फा की यूनिट निकालनी है, तो हमें पता है जो भी आपकी क्वांटिटी यूज हो रही है उनको किस में रख दो, अपनी यूनिट में रख दो। तो देखो ये हो जाएगा ओम मीटर या ओमेगा मीटर, ऊपर भी रेजिस्टिविटी चेंज इन रेजिस्टिविटी रहेगा तो ओम मीटर ही, नीचे भी रो नोट है यानी ओम मीटर, और एक ये डिग्री सेल्सियस और एक ये डिग्री सेल्सियस। अब आपको दिख रहा है साफ साफ मेरे भाई, ओम मीटर से ओम मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओम मीटर से ओम मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचा डिग्री सेल्सियस। तो ओम मीटर से ओम मीटर कट गया, क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट रेजिस्टिविटी की यूनिट को काटेगी ना, रेजिस्टिविटी की यूनिट रेजिस्टिविटी की यूनिट को क्या करेगी, कट करेगी। तो बचा क्या, बस टेम्परेचर में चेंज, और टेम्परेचर चेंज क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए यूनिट क्या आ गई,
पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सेल्सियस का इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स भी बोल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड -1 यानी 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये उसकी हो गई क्या, यूनिट ऑफ अल्फा। आगे बोला फॉर मेटल अल्फा इज पॉजिटिव, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होता है, इस बात का मीनिंग क्या है वो थोड़ा सा समझ लो। देखो भाई, अगर रजिस्टिविटी आपकी, हमने क्या बोला, टेम्परेचर बदलेगा तो रजिस्टिविटी बदलेगी, ठीक है, यही तो था अभी जो फॉर्मूला पढ़ा अल्फा का, उसने क्या बोला था, अल्फा ने बोला था टेम्परेचर बदलने पर रजिस्टिविटी बदलती है, वो इस पर डिपेंड करती है। पर अल्फा पॉजिटिव का मतलब होता है कि रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और अल्फा नेगेटिव है तो समझ जाना रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि चेंज तो कुछ भी हो सकता है, चेंज ज्यादा भी हो सकता है, चेंज कम भी हो सकता है। रजिस्टिविटी बढ़ गई तो भी कहेंगे चेंज हुई, रजिस्टिविटी कम होगी तो भी कहेंगे चेंज हुई। तो याद रखना अल्फा पॉजिटिव का मीनिंग होता है रजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज कर रही है। तो यहां जैसा इन्होंने बोला है कि अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल, यानी मेटल्स के लिए रजिस्टिविटी बढ़ती है, और वो बात हम पहले कर चुके थे कि मेटल्स की रजिस्टिविटी बढ़ती है। तो मेटल्स की तो बात हो गई, अभी और मटेरियल की बात करेंगे कि भाई उनमें क्या रजिस्टिविटी के साथ होता है, क्योंकि हमारा तो टॉपिक ही यही है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है रजिस्टिविटी को, ठीक है। आगे आगे अलॉय, अब अलॉय की बात करेंगे, ये बात हो गई मेटल की यहाँ तक खत्म। अब अलॉय, अलॉयज हैव हाई रजिस्टिविटी, जो अलॉयज होते हैं उनकी हाई रजिस्टिविटी होती है, आपने सुना भी हुआ है, जैसे हम आयरन वहाँ अलॉय यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स वहाँ अलॉय यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है। आगे बात करते हैं, द रजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम हैज वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस व्हाइल दैट ऑफ मैंगनीज इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इसकी अच्छी बात यह है कि जो अलॉयज की रजिस्टिविटी है वो अलॉयज की रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर मोस्टली या कह सकते हो लगभग इंडिपेंडेंट है, यानी उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे मेटल के केस में क्या देखा कि पर डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रजिस्टिविटी में चेंज हो रहा था, यानी उसका पॉजिटिव था अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। तो यहाँ वही बात हो रही है कि रजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ फायदा क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर, यानी पहले से रजिस्टिविटी बढ़ा के दी है, कोई दिक्कत नहीं है, अलॉयज की रजिस्टिविटी ऑलरेडी हाई है। भाई मेटल के कंपैरिजन में बात करेंगे तो बोल रहे हैं कि भाई रजिस्टिविटी तो वैसे ही हाई है अलॉय की, तो रजिस्टिविटी तो हाई है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर बदलने पर रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़े, मतलब हाई है वो एक कांस्टेंट हो गया। अब ऐसा नहीं हो टेम्परेचर बदला रजिस्टिविटी बढ़ गई, टेम्परेचर बदला रजिस्टिविटी बढ़ गई, तो ये उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ कर दिया कि अलॉयज में रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड ऑलमोस्ट नहीं करती, यानी जितनी दे दी उतनी दे दी, अब टेम्परेचर को बढ़ा लो, समझ में आई, टेम्परेचर बढ़ा लो, रजिस्ट्री दे दी तो दे दी, अब इंडिपेंडेंट है अलॉयज के केस में। अब आगे और बात करते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो अ प्योर मेटल हैज नेग्लिजिबली स्मॉल रजिस्टिविटी व्हाइल एन अलॉय लाइक नाइक्रोम हैज सम रेसिडुअल रजिस्टिविटी, दिस फैक्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अ प्योर मेटल फ्रॉम एन अलॉय। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना मेरे भाई। अब याद करो स्टार्टिंग में वीडियो में क्या बोला था कि रजिस्टिविटी हमें हेल्प करती है, थर्ड पॉइंट लिखा था याद हो तो, वरना वीडियो को पीछे आके देख लो दोबारा, वहां लिखा था हमने एक थर्ड पॉइंट कि रजिस्टिविटी हमें हेल्प करती है बताने में कि ये अलॉय है या मेटल है, वो इसी के लिए था, उसका आंसर यही है जो वहां बोला था ना मैंने कि रजिस्टिविटी मेरी अलॉय और मेटल पे कैसे डिपेंड करती है, यानी कैसे बताएगी रजिस्टिविटी भाई ये मेटल है या अलॉय है, ऐसे बताएगी कि भाई अगर जीरो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो पे प्योर मेटल पर रजिस्टिविटी नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें क्या था मेटल्स में कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रजिस्टिविटी बढ़ती है, यानी टेम्परेचर जब बहुत कम है तो रजिस्टिविटी भी बहुत कम है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है मेटल की। तो इन्होंने कहा है आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जीरो टेम्परेचर पे देखो, एब्सोल्यूट जीरो पे अगर आपको मटेरियल के अंदर रजिस्टिविटी ना मिले तो नेग्लिजिबल स्मॉल रजिस्टिविटी हो, तो वो कौन होगा, मेटल होगा। तो इसीलिए बोला अ प्योर मेटल हैज नेग्लिजिबली स्मॉल रजिस्टिविटी। पॉइंट क्लियर है कि प्योर मेटल है तो नेग्लिजिबली स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, किस पे, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे। अब बात करते हैं आगे अलॉय की, लाइक नाइक्रोम हैज सम रेसिडुअल रजिस्टिविटी, दिस फैक्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अ प्योर मेटल फ्रॉम एन अलॉय। और इस बेसिस पर रजिस्टिविटी ने हमें हेल्प किया पता करने में भाई अलॉय है ये मेटल है, क्योंकि मेटल के पास तो रजिस्टिविटी है ही नहीं, कब, जब टेम्परेचर बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन अलॉयज के पास तब भी होती है क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है। बस फर्क इतना होता है कि टेम्परेचर बदलने पर रजिस्टिविटी हाई नहीं होती इनकी वैसे ही रजिस्टिविटी हाई होती है, ऐसा नहीं टेम्परेचर बढ़ाया तो रजिस्टिविटी और बढ़ गई, पर मेटल में ऐसा होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, ये मेटल है ये अलॉय है।
क्लियर है? तो अलॉय के बारे में क्या बात सीखी? अभी तक दो बात सीखी। पहली कि अलॉय के पास ऑलरेडी हाई रेजिस्टिविटी होती है और ये टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। आगे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, यानी कि इन्होंने बोला है कि अगर आप किसी भी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस पे निकालना भी चाहते हो कि कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, किसका, मतलब अलॉयज का, तो आप ऐसे निकाल सकते हो आर टी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, मेंशन कर दिया मैंने। आर टी बताएगा रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नॉट बताएगा द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम लोग कहां से लेके जा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके जा रहे हैं, तो आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस यानी ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगा। और टी राइज इन टेम्परेचर, टी हमें बताएगा कितना टेम्परेचर राइज हुआ है। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन लगाने का हमें पता चल जाएगा कि टी टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस से जाने के बाद कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, वो ये इंफॉर्मेशन दे देगा। क्लियर मेरे भाई? वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो सारे टॉपिक को। ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात होगी हमारी मेटल की और अलॉय की। अब आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की, यानी हम मटेरियल की तो स्टडी कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ने पर मटेरियल की रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है। तो दो मटेरियल पढ़ लिए, एक मेटल पढ़ा, एक अलॉय पढ़ा। अब आगे पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसमें क्या होता है तो समझते हैं। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स द रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, यानी इन्होंने बोला कि इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम में चेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, बट द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो आपका क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करता है, हेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो आपको पहला तो मैं जवाब यही दूंगा कि जो क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में वीडियो के मेरे भाई, क्या बोला था कि रेजिस्टिविटी क्या हमेशा बढ़ती है, तो हमने देखा हाँ भाई मेटल की तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी टेम्परेचर बढ़ाने पे। फिर हमने देखा यार अलॉयज की भी रेजिस्टिविटी थोड़ी बहुत तो बढ़ी रही थी, हालांकि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थी पर बढ़ी रही थी थोड़ी बहुत। लेकिन जवाब मिल गया हमेशा नहीं बढ़ती, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने पर। तो वही तो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमेशा बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने पर। तो जवाब आ गया ना, मिल गए। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा रेजिस्टिविटी में, हमारा था ऊपर था हमारा क्या था एम एल, ये तो रेजिस्टेंस का था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये था। तो रेजिस्टिविटी का हमारा फॉर्मूला क्या था एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये था हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि हमारा इस केस में क्या हो रहा था, जब हमने उसकी बात की थी उसकी मेटल्स की, वहां तो हमने देख लिया था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो रहा था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा था, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर गई थी। अब इस केस में देखते हैं क्या होगा, किसके केस में, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर के केस में। ध्यान से समझना, यहाँ तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमेशा हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ती टेम्परेचर बढ़ने पर, क्योंकि यहाँ आप साफ देख पा रहे हो कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। कब, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसका जवाब तो आपको मिल ही गया। अब इसको समझते हैं कैसे हो रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो। तो पहली बात तो इन्होंने कह दी जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें ये टाउ पर तो डिपेंड नहीं करता। टाउ पर डिपेंड इसलिए नहीं करता, उसका रीजन बताऊंगा मैं, टाउ पर डिपेंड क्यों नहीं करता, एन पे क्यों डिपेंड करता है। देखो कंडक्टर में तो ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसा तो नहीं है और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएंगे, भाई जितने थे उतने ही रहेंगे, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे फ्री होते हैं ना कंडक्टर में। तो वहाँ एन पे फर्क नहीं पड़ता था, टाउ पे फर्क पड़ता था। पर इंसुलेटर में पता है क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत कम, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत कम और बाकी इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाउंडेड, जो फ्री नहीं होते। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है ना सब खुल जाते हैं, तो भाई बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। पहले नहीं थे इंसुलेटर में, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर बाद में आ गए, तो एन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है। इसीलिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। तो अगर एन बढ़ेगा तो यहां से रेजिस्टिविटी हम कहेंगे किस पर डिपेंड कर रही है, 1/n पर, 1/n पे, क्योंकि भैया एन यहां लिखा हुआ है। अगर एन बढ़ गया
तो रजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि अगर दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक के बढ़ने पर दूसरी कम होती है। तो यहाँ साफ साफ देख पा रहे हो कि n बढ़ गया, यानी कि रजिस्टिविटी बढ़ गई, वो n बढ़ गया, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, तो आपकी रजिस्टिविटी डिक्रीज कर गई। तो यही तो मैं समझना था कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर है मेरे भाई? और टाउ की बात क्यों कर रहे हैं कि टाउ पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही कम थे, तो बीच में आई कौन रहा है, यानी जितना टाइम लग रहा था वो तो उतना ही लग रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन टाउ के अलावा टाउ पे थोड़ा फर्क पड़ भी गया होगा, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं एन के साथ, तो भाई एन के साथ तो बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन बाउंडेड थे इंसुलेटर में, अब हो गए फ्री। तो जब एन आ गए बहुत सारे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, बढ़ी तो रजिस्टिविटी घट गई। क्लियर है मेरे भाई? तो आप लोगों को थोड़ा सा फील हो गया कि किस तरीके से टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है रजिस्टिविटी को डिफरेंट मटेरियल्स की। आपने मेटल्स पढ़ा, आपने अलॉय पढ़ा, आपने सेमीकंडक्टर ही पढ़ा। नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर की बात होगी, इंसुलेटर की बात होगी। अब ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, ये ग्राफ दिया हुआ है मेटल्स के लिए, ये वाला ग्राफ मैंने मेटल के लिए बनाया है, ये मैंने बनाया है अलॉयज के लिए, ये मैंने बनाया है अलॉयज के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए तो अभी आपने देख लिया, डिक्रीज करेगा तो वो भी यहाँ ग्राफ बना ही दूंगा, मैं इधर बना दूंगा। चलो सेमीकंडक्टर का, ठीक है, यहाँ पर रजिस्टिविटी रख दूंगा, यहाँ टेम्परेचर रख दूंगा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से समझना एक बात को, यहाँ पे यहाँ साफ साफ देख पा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी पहले तो ऐसे बढ़ रही है, फिर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अल्फा पॉजिटिव था, यानी मेटल्स के केस में टेम्परेचर के बढ़ते ही, यानी यहाँ तक तो चलो ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर तो रजिस्टिविटी एकदम से बढ़ गई, यानी टेम्परेचर चेंज होने पर रजिस्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज आता है। जो अल्फा होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रजिस्टिविटी का, वो बहुत अफेक्ट होता है, यानी रजिस्टिविटी में चेंज होता है वो पर डिग्री सेल्सियस। आप खुद देखो ना, यहाँ कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ कुछ होगा, तो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही कितना ग्राफ चेंज हो गया, यानी पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होते ही रजिस्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। तो ऐसा तो अलॉयज में ही था कि रजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। और अलॉयज में आपने क्या देखा था कि ऑलरेडी रजिस्टिविटी बहुत हाई है, देखो ऑलरेडी रजिस्टिविटी बहुत हाई है, टेम्परेचर पर 200 केल्विन पर ऑलरेडी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। तो इन्होंने क्या बोला, जब रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो रजिस्टिविटी बढ़ रही है पर एक लीनियर फॉर्म में, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा इसकी तरीके से, देखो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, थोड़ी थोड़ी, मतलब ये कह रहा है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि तुमने पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज किया रजिस्टिविटी बहुत बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई, देखो पर डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे थोड़ी सी रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया अलॉयज का। सेमीकंडक्टर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रजिस्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रजिस्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये ग्राफ हो जाएगा सेमीकंडक्टर का। क्लियर है मेरे भाई? तो थोड़ा सा आपको फील आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। अब आगे है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो अब तक हमने किस किस की बात कर ली मेरे भाई? अब तक हमने बात कर ली मेटल्स पर रजिस्टिविटी का क्या फर्क पड़ा, रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई। फिर हमने बात कर ली कि भाई अलॉयज पे क्या फर्क पड़ा, रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई। पर मेटल और अलॉय में ये फर्क था कि मेटल में रजिस्टिविटी पर डिग्री सेल्सियस में ज्यादा चेंज हो रही थी, अलॉयज में पर डिग्री सेल्सियस में कम चेंज हो रही थी, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थी। ऐसा नहीं है टेम्परेचर बदलोगे तो रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बदलेगी, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। फिर हमने देखा कि भैया उसमें क्या था, सेमीकंडक्टर में क्या था, हमने देखा अरे रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो पहला तो माइंड में कंक्लूजन वही क्लियर हो गया था कि रजिस्टिविटी डिक्रीज भी हो सकती है टेम्परेचर के बढ़ने पर। ऐसा नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर के बढ़ने पर रजिस्टिविटी इंक्रीज ही होती जाएगी। क्लियर है? अब एक और बच्चे इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि भैया इलेक्ट्रोलाइट में भी तो होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, हमने बात की थी, तो भैया यहाँ भी रजिस्टिविटी होती होगी, तो यहाँ भी बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो यहाँ क्या लगता है टेम्परेचर इंक्रीज करने रजिस्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? भाई घटेगी। इसका तो फील सिंपल हो जाएगा, देखो मैं पहले फील करा देता हूँ फिर बात करूंगा। भाई इसके अंदर है कुछ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई चीज बहुत ज्यादा विस्कस है, विस्कस बोल सकता हूँ, विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी ज्यादा है, कैसा है, विस्कस है, यानी गाढ़ा कह सकते हो, बहुत गाढ़ा है, तो निकलने में दिक्कत आएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पार्टिकल हो जाएंगे भाई दूर दूर। भाई खुद सोचो ना, पहले एकदम कोई चीज गाढ़ी है, ठीक है, विस्कस है बहुत, अब क्या किया टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। अब विस्कस सब खुल गया तो रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, अब आराम ही से निकल सकते हैं ना। पहले अगर यहां से निकलना हो किसी को तो भाई पार्टिकल इतने पास पास है, इतने पास पास है, विस्कस इतना ज्यादा है कि निकलने में दिक्कत हो रही है,
रजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर ये पार्टिकल हो गए दूर दूर, जैसे ये वाला केस, टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल हो गए दूर दूर, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये कौन मिल गया हमें, इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो याद रखो, मेटल में इंक्रीज, अलॉय में भी इंक्रीज, हालांकि इंडिपेंडेंट है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज, और एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज। पढ़ लेते हैं अब इस बात को। एज द टेम्परेचर इंक्रीज द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट हो सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो सॉल्यूट सॉल्यूट से मिला हो, या सॉल्वेंट सॉल्यूट हो, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूट सॉल्वेंट हो या सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो, जो भी हो, हमारा तो फोकस है कि वो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट का हो, चाहे सॉल्यूट सॉल्वेंट का हो, चाहे सॉल्वेंट सॉल्वेंट का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज एंड ऑल्सो द विस्कस फोर्स डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। तो जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस का अट्रैक्शन है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, वो क्या करेगा टेम्परेचर बढ़ने पे, भाई कम होगा यार, कभी तो होगा, दूर दूर होंगे, डिक्रीज करेगा। तो जैसे ही वो डिक्रीज करेगा, द विस्कस फोर्स आल्सो डिक्रीज, उनके बीच की विस्कस फोर्स भी डिक्रीज करेगी, द आयंस मूव मोर फ्रीली। अब आयंस और ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे पहले के कंपैरिजन में। तो जब आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं तो क्या कहेंगे, रजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि वो तो रजिस्टिविटी क्या होती है, रुकावट होती है ना फ्लो करने में, मोशन करने में। अब मोशन आराम से हो रहा है तो रजिस्टिविटी कम हो गई, मोशन आराम से नहीं होता तो रजिस्टिविटी ज्यादा होती। तो साफ साफ के द रजिस्टिविटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेस, पॉइंट बी नोटेड, हेंस द रजिस्टिविटी डिक्रीजेस as the temperature of electrolytic solution increases। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, सारी बात है, इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। अब हमसे लास्ट में एक क्वेश्चन टाइप का पूछ लिया गया है, व्हाई अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, कि रजिस्टर बनाने में, रजिस्टर्स बनाने में अलॉयज को क्यों यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में। तो देखो, अलॉयज के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि पहला तो फायदा ये है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, यानी कि जो उनकी रजिस्टिविटी है वो किस पर नहीं डिपेंड करती, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और दूसरा क्या था, उनका ऑलरेडी हाई रेजिस्टेंस होता है, जो आपके अलॉयज होते हैं उनका रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी ऑलरेडी हाई होता है एज कंपेयर टू मेटल। तो वही पूछा है कि क्यों यूज करते हैं। नंबर वन, दीज अलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी। पहली बात तो यही हो गई कि मेटल के केस में हमने देखा था ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेटल्स के अंदर बिल्कुल भी रजिस्टिविटी नहीं थी, लेकिन अलॉयज के पास उस टाइम पर भी रजिस्टिविटी थी। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि भाई रजिस्टर बना रहे हो तो आपको रजिस्टिविटी तो चाहिए ही होगी, रजिस्टेंस तो चाहिए ही होगा, तभी तो रजिस्टर मांग रहे हो, वरना रजिस्टर क्यों मांगते। अब रजिस्टर मांग रहे हो तो चाहोगे कि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो इसीलिए पहली बात तो ये हो गई कि अलॉयज की हाई रजिस्टिविटी वैल्यू होती है। नंबर टू, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही स्मॉल होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल होता है, उसका मीनिंग पहले बताया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल होता है, इस बात का मीनिंग है कि चेंज इन रजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने पर कम होती है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही रजिस्टिविटी। टेम्परेचर बदला, रजिस्टिविटी थोड़ी बहुत बदल जाएगी, टेम्परेचर बहुत बदला, रजिस्टिविटी थोड़ी बहुत बदल जाएगी, ऐसा नहीं है कि बढ़ती जाए। तो इसीलिए अल्फा क्या है, इसका कम है, स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट। और मेटल्स का क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा होता है, क्योंकि वहां थोड़ा सा डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ रजिस्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टिविटी का स्मॉल होता है, किसके केस में, अलॉयज के केस में, इसलिए यूज करते हैं। आगे, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर, मॉइस्चर एटसेट्रा, यानी कि ये कम अफेक्ट होते हैं किससे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हो गई, जैसे एयर, मॉइस्चर, टेम्परेचर भी लगभग इंडिपेंडेंट ही है। तो इसीलिए हम अलॉयज का यूज करते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में, ठीक है। इसको नोट करना हो नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लिया। तो अब आगे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी हमने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा कि किस तरीके से हमारा टेम्परेचर रजिस्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। क्लियर है मेरे भाई, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है मेरे भाई, किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो,
मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात मेरे भाई, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको मेरा कंटेंट भी पसंद आया है और आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग भी पसंद आया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास 12th के ऑलरेडी चैप्टर 1 पे वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखो। चैप्टर 2 भी ऑलरेडी हो चुका है और चैप्टर 3 चल रहा है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, फीडबैक हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।